कल हमने एविडाइसी के जो 3 सिद्धांत हैं, जिसमें से 2 ही सिद्धांत भारत में अपनाए गए हैं और तीसरा भारत में क्यों नहीं अपनाया गया है, वो सिंपल सा है कि भारत में सर्वोपरि है। सबसे ऊपर क्या है? संविधान, ठीक है? तो जब भी कभी एक समाज और एक किसी इंडिविजुअल की राइट की बात होगी, तो किसको प्राथमिकता मिलेगी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ठीक है? तो अब मुझे उम्मीद है कल से अब एविडाइसी का जो तीसरा सिद्धांत है, वो आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है? जिसने कल क्लास अटेंड करी थी, राइट? चलिए, अब देखिए हमारी जो चर्चा चल रही थी रूल ऑफ लॉ की बात जो हम जिम्बाब्वे को लेकर कर रहे थे, है ना? और ऑब्वियसली अभी तक हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में क्या-क्या पॉइंट्स आने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे चुनाव कराए जा रहे हैं, फिर भी वो लोकतंत्र नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए, तो एग्जाम वाइज क्या है? अब हम जिम्बाब्वे का मुद्दा उठाएंगे और ये जो आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो है ज़ानू पीएफ, ज़ानू पीएफ। तो एग्जाम के प्री के लिए आपको क्या है? मैच द फॉलोइंग। ज़ानू पीएफ कहां मैच करेंगे? जिम्बाब्वे, ठीक है? इस तरह के आपके कभी-कभी प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? और इसका लीडर, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत तगड़ा तानाशाह हो गया था ये, रॉबर्ट मुगाबे, सुना होगा आप लोगों ने। डिक्टेटर बन चुका था ये, ठीक है? तो आइए जरा देखते हैं, ये है आपका मुगाबे, ठीक है? तो प्रेसिडेंट मुगाबे जो हैं वो काफी प्रसिद्ध हो गए थे क्योंकि ये हमेशा सत्ता पे आ रहे थे और इन्होंने सत्ता पे आने के लिए जो चुनाव ये कराते थे, चुनाव में ये क्या करते थे? अनफेयर प्रैक्टिस। क्या करते थे? अनफेयर प्रैक्टिस। कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना जरूरी है। किसी देश में हमें फ्री इलेक्शन नहीं दिख रहे थे और किसी देश में हमें फेयर इलेक्शन नहीं दिख रहे थे। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ना? हाँ, वो लैटिन में आ जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है जो भी कल आप लोगों ने जो लेक्चर सुना था, अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्शन में फेयर और फ्री, और मुझे उम्मीद है आप उसको भारत के पॉलिटिक्स के हिसाब से लिंक कर पाएंगे। एक बार मुझे बताइए, इलेक्शन में जो फ्री शब्द है उसको हम कैसे लिंक करेंगे? बताइए, अगर मुझे भारत के हिसाब से लिंक करना है तो। भारत में क्या फ्री इलेक्शन होते हैं? हाँ, जिम्मेदारी किसके पास है? देखो क्या लिखा मैंने, ठीक है? और फेयर इलेक्शन भी यही कराते हैं ना? फेयर में भी इनकी जिम्मेदारी है, यस और नो? ठीक है, इन शॉर्ट ऐसे आप डाल दीजिएगा, ठीक है? आगे क्या कहता है? आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट, अब इनकी जो सरकार थी मुगाबे की, इन्होंने काफी बार संविधान में संशोधन किए और संविधान में जो संशोधन किए वो जानबूझकर किस उद्देश्य से किए गए? कि राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाया जाए। क्या बढ़ाया जाए? राष्ट्रपति की शक्ति को, और कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति अकाउंटेबल भी कम हो। तो मुझे बताइए, एक संवैधानिक पद है और उसे अगर आप लेस अकाउंटेबल बनाते हैं, उसकी कम जवाबदेही कर देते हैं, क्या वो लोकतंत्र होगा? और सिविल सर्विसेज वाले क्या करते हैं? चीजों को सिर्फ रखते नहीं है। ये तो क्लास 9 की एनसीईआरटी है ना, तो आप में क्या फर्क होगा? आप इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ दोगे। हम इसको किस आर्टिकल से जोड़ेंगे बताओ? 75। ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं, आप स्टेट लेवल में भी जा सकते हैं, पर एक आर्टिकल, ठीक है? आप सिविल सर्वेंट हैं, है ना? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी लिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो क्लास 9 का बच्चा नहीं कर पाएगा। तो एक बार मुझे बताइए, ये वाली स्लाइड में सब ओके हैं? तो इस स्लाइड से हमने क्या सारांश निकाला? कि लोकतंत्र में फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है और लोकतंत्र में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, पर वो ऑलरेडी किसी संवैधानिक पद की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई ना सबको? इसीलिए भारत में क्या होता है, आपको पता होगा, केशवानंद भारती केस से एक डॉक्ट्रिन हमें मिली है, क्या नाम है उसका? और आगे चल के जैसे केसेस हुए थे, तो इसमें क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में ये बात भी की गई है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके जो हमारे बहुत बड़े संवैधानिक पद होते हैं, जैसे ये होता है ना हमारा निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, इस तरह से जितने भी हमारे संवैधानिक ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, उन पे आप कभी भी उनको लेस अकाउंटेबल नहीं बना सकते। अगर आप उनको लेस अकाउंटेबल बनाओगे तो दैट विल बी अगेंस्ट विच डॉक्ट्रिन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आगे क्या है, यहाँ पर कितनी बार विपक्ष को क्या किया जाता है? हरास किया जाता है। विपक्ष वाले अगर कोई मीटिंग करते हैं तो इनकी मीटिंग को कहीं ना कहीं पुलिस भेज दी जाती है और डिस्टर्ब कर दिया जाता है। जुडिशरी का स्कोप बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है? पर जुडिशरी का अगर स्कोप बढ़ाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशरी संविधान को बाईपास कर सकती है। अगर वो लोग कोई भी जुडिशियल रिव्यू करते हैं तो हमेशा बेस क्या देना पड़ेगा उन्हें? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? चलिए अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट में क्या लिखा है कि ये लोग क्या करते हैं, विपक्ष जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आज भी हमें दिखाई देता है, आपने देखा होगा भारत में ईडी सुना है आप लोगों ने? ईडी एंड सीबीआई, तो बहुत बार देखा गया है कि भारत में भी जो सत्ता दल है, यानी कि जो सरकार है, वो हमेशा इसका इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए करता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है। और द हिंदू में तो सीबीआई को कभी कभी पैरट भी बोला जाता है कि अब सीबीआई क्या बन के रह गया? पैरट। पैरट का मतलब है जैसा पैरट को बोलता हो, पैरट वैसा ही करता है, ठीक है? केस डाल सकते हैं ना कि बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तभी तो उनको मीन्स में पता चलेगा आप वर्तमान से कितने टच में हो, वर्तमान में आप कितने टच में। बिल्कुल, ईडी वीडी आप डाल सकते हैं, राइट? आगे देखो, पब्लिक प्रोटेस्ट जो होता है और डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसको पर हम जो ये गवर्नमेंट की ये टेक्निकली ये ऑर्गन्स हैं, तो इनको हम गलत तो नहीं कह सकते, मींस में हमें बैलेंस फाइटिंग करनी पड़ेगी एक तरीके से। ऑब्वियसली सीधे क्रिटिसाइज बिना एविडेंस के तो आप कर ही नहीं सकते। आप बस ये कह सकते हैं क्योंकि आपने जैसे द हिंदू में भी आर्टिकल आया ना, तो अगर आपकी मेन साइडिंग, अगर आप न्यूज को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो यू कैन यूज कि इस तारीख को, इस डेट को, इस आर्टिकल के तहत ये बात लिखी गई थी। वो आपकी रिसर्च है ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइटर्स का भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर का भी नाम लिख सकते हैं। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन, इसको बेहतर कैसे समझेंगे? मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार की कोई नीति है, ठीक है, उसके विरुद्ध मुझे आंदोलन छेड़ना है, क्या मैं पब्लिक प्लेस में आंदोलन कर सकता हूं? एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूं, शांतिपूर्वक? कोई मुझे रोक सकता है? क्या मैं कह सकता हूं ये शक्ति मुझे आर्टिकल 19 देता है? Yes, sir. है ना?
तो व्हाट आई मीन टू से, पर यहां पर देखो, अगर आप पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? तो ऑब्वियसली इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि क्या इसमें लोकतंत्र जीवित है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस स्लाइड से हमने क्या जस्ट निकाला, क्या सारांश निकाला कि हमारी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा प्रिवेल करती है आर्टिकल 19 में। इसीलिए आर्टिकल 19 में जो भी बातें रखी गई हैं उसको मूल में रखा गया, यानी कि मूल अधिकार, यानी कि कौन से राइट्स? फंडामेंटल राइट्स। गॉट इट? इसलिए आपने पढ़ा भी होगा, जब आप लोग इमरजेंसी पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा भी होगा, आर्टिकल 19 जो है वो, जब आपके पास जो इमरजेंसी दो तरह की होती है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, और आपने देखा होगा कि आर्टिकल 19 बाय डिफॉल्ट, यानी कि अपने आप कब सस्पेंड हो जाता है? इन केस ऑफ एक्सटर्नल, क्योंकि आर्टिकल 19 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए गुड, आगे देखते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी खबर आ जाती है जिसमें राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, या कोई भी मीडिया है, ये अगर सरकार के विरुद्ध बोलेगा तो इनको दबा दिया जाता है, यानी कि मीडिया सिर्फ वही बोलेगा जो सरकार चाहती है। और आज भी आपने न्यूज में सुना होगा गोदी मीडिया, सुना है? हालांकि वो बदनाम किया जाता है क्योंकि उसके पीछे कोई पुख्ता सबूत तो मिले नहीं है, परंतु आज हमारे वहां हमारी मीडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है गोदी मीडिया। क्या गोदी का मतलब यहां पर क्या हो गया? मोदी मीडिया। ओपनली तो कह नहीं सकते, अगर आप ओपनली किसी का नाम लेंगे तो डिफेमेशन का चार्ज लग जाएगा ना, तो इसीलिए वो उन्होंने मोदी को क्या बना दिया? गोदी मीडिया। तो कहने का मतलब है, भारत में ऐसा दिखता तो नहीं है, वो तो खाली आरोप है, पर वहां पर देखिए जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, मीडिया सिर्फ वही कर रही थी जो गवर्नमेंट उनसे कहती थी। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेगी तो उन पर सेंसर लगा देंगे। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर किसको कहा गया है? मीडिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर वही बता रखा है, न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट जो हैं उनको हैरेस किया जाता है अगर वो सरकार के विरुद्ध लिखते हैं, इस तरह की बातें बता रखी है। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से, इवेंचुअली हमें ये समझ में आ गया है कि जो मीडिया से रिलेटेड जितने भी हमारे संस्थान हैं उनका एक अनबायस होना बहुत जरूरी होता है। अगर सरकार उन पर जबरदस्ती फोर्स करेगी तो वो लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि जो मीडिया होता है वो एक जनता की आवाज होता है। मानते हैं ये बात? यस सर। और सर मेरी दो क्वेश्चन थे। हाँ एक जी, तो सर अभी अभी मैंने चेक किया, जिम्बाब्वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, मुझे लगा मैं बता दूं एक, क्योंकि गलत ना हो किसी को। जी जी। दूसरा सर, अभी जो अमेरिका में चल रहा है सर, अभी आप उसको क्या बोलोगे? क्योंकि देखो मैं आपको इंडिया। बताता हूँ, इसी में एक बात बताता हूँ, हैव यू हर्ड अबाउट अलास्का? यस सर। अलास्का एक समय रशिया का था, बिल्कुल सर। पर अभी किसके पास है? अमेरिका। हाँ, तो वही जिम्बाब्वे एक समय यूएसए के पास उस पर कंट्रोल था उसका। हाँ वो ठीक कह रहे हो आप, आई एग्री। ठीक है, यानी कि टेरिटरी वाइज अगर कहीं इधर उधर है, जैसे अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं, हैव यू हर्ड अबाउट इजराइल? यस सर। यस सर। इजराइल को अगर ध्यान से देखोगे इट इज अंडर यूएसए। ठीक है, चलो फिर आगे और क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि आप अभी जैसे बायसनेस ऑफ मीडिया की बात कर रहे थे, मैं हाँ भी जी। अमेरिकन मीडिया थोड़ी फॉलो कर रहा था, उनके न्यूज़ चैनल्स। हम्म तो हम्म काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैंने देखा कि यहाँ से इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे मीडिया चैनल्स जो हैं काफ़ी सारे ट्रम्प की साइड है, बट काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे भी हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। इवन शोज जो हम्म कह सकते हैं हम, कॉमेडी शोज आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपरली क्रिटिसाइज करते हैं। हम्म तो हम्म सर हम्म वहाँ पे क्या चीज़ आपकी सबसे अलग है उनके, मतलब कि सर जो इंडिया में नहीं है, वहाँ के लोग क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं? हम्म। देखो सबसे पहले मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो याद रखना कि यूएसए और इंडिया में क्या डिफरेंस है। हम लोग कहते हैं इंडिया में फेडरेशन है, पर असल में इंडिया में क्वासी फेडरल है सिस्टम। ओके। यूएसए में प्योर फेडरल स्ट्रक्चर है, प्योर। यस सर। और प्योर फेडरल स्ट्रक्चर इसीलिए किया जाता है कि उसमें बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर होता है। क्या होता है? सेपरेशन ऑफ और पावर। जब भी प्योर सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो वहां पर यू कैन क्रिटिसाइज इजिली। व्हाट आई एम सेइंग, इंडिया में क्या होता है, प्योर सेपरेशन नहीं होता है। कैसे? यस सर। आप मुझे बताओ, जैसे न्यूज़पेपर है कुछ भी है ना, इनके लिए एक सेंसर बोर्ड है, यस सर। और समस्या यह है कि सेंसर बोर्ड में कहीं ना कहीं कोई मंत्री बैठ जाते हैं। जी सर। तो इसलिए क्या होता है, ये प्योर फेडरेशन ना होने की वजह से जो हमारी क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाती है, क्योंकि आदमी डरता भी है ना। यस सर। आई गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो इसलिए तो सर अमेरिका में, वहाँ पे जो हाँ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट लगा लीजिए, हमारा जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मेरे को ये नहीं पता कि वहाँ पे इलेक्टेड इंडिविजुअल्स अपॉइंट होते हैं, या फिर जो ट्रम्प लगा लो, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है वो नॉमिनेट करता है, वो संभालता है। नहीं नहीं, अब ये क्या हो गया ना, ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, ये आई गेस ये जो एमए करते हैं ना, एमए या बीए, यस सर। उनको इंटरनल पॉलिटिक्स पढ़नी होती है यूएसए की, ये ना। और यूपीएससी में इंटरनल पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते। इंटरनल जैसे आप मुझसे पूछेंगे सर वो इलेक्टेड बॉडी है या नॉमिनेटेड बॉडी है, उसका आंसर मेरे पास नहीं है, बिकॉज वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। ओके चलिए, सर। अच्छा मेरी आवाज आ रही है? ये हैमर की आवाज तो नहीं आ रही है ज्यादा? नहीं सर, आ रही है ना, चलिए ठीक है। क्लियर है सर। तो इवेंचुअली हमने इस स्लाइड से क्या सीखा? इस स्लाइड से हमने ये सीखा कि हमारा जो चौथा पिलर है लोकतंत्र का, उसका स्वतंत्र होना जरूरी है। मानते हैं ये बात? यस सर। है ना? इसीलिए आगे चल के आपने देखा होगा, एक सुना होगा आपने, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सुना है? यस सर। जैसे कोई भी बड़े बड़े पद होते हैं, मंत्रियों के पद होते हैं, उसमें कंडीशन होती है कि वो किसी भी तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में शामिल नहीं होने चाहिए। यस और नो? यस सर। इसीलिए ये देखते हुए आज आप देखोगे सेंसरशिप जो होती है ना, अब याद रखिएगा सेंसरशिप जो है ना, वो आपके सेंट्रल लेवल पे भी होती है और एक स्टेट लेवल पे भी होती है। तो एक जया बच्चन, आप जानते होंगे जया बच्चन को? यस सर। जया बच्चन जो थी यूपी के सेंसरशिप का हिस्सा भी थी और एक सांसद भी थी। तो आप समझ रहे हैं ना, सांसद होने के नाते वो कुछ गलत कर सकती थी। तो इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में किसको डाल दिया गया? सेंसरशिप में अब कभी भी कोई मंत्री नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में आ गया। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि मीडिया को जितना स्वतंत्र रखा जाएगा, लोकतंत्र उतना जीवित रहेगा। पर यहां पर मैं थोड़ा सा आलोचना भी करूंगा। कहीं ना कहीं आपको दिखता है जब भी बाईपोल होता है, या जब भी आपने देखा होगा एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल समझते हैं आप लोग? यस सर। भारत का मीडिया का पोल वहां खुल जाता है।
भारत का मीडिया ज्यादातर आप देखोगे वो हमेशा कहता है बीजेपी फुल बहुमत में आ रही है, बीजेपी पूरी, उसके सामने कुछ नहीं आएगा, और इवेंचुअली आप देखते हैं वो एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित हो रहा है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि मीडिया पक्षपात करने लग गया है। एक वो बात है ना, जब हम किसी को पूरी पावर देने लगते हैं तो फिर वो अपने आप करप्ट होने लगता है। ये सुनो, यस सर। पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ। सर वो जो आईआईटी वाले बाबा का ना इंटरव्यू आ रहा था, हाँ जी, हाँ उसमें जी। ना बैठे हुए थे काफी सारे, 2 मेल 2 फीमेल, ठीक है? 2 मेल ना विपक्ष में बात कर रहे थे आईआईटी वाले बाबा के, और ना फीमेल ना पक्ष में। तो वो जो न्यूज़ रिपोर्टर था ना, वो ना औरतों को ना बोलने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि ना वो आईआईटी वाले बाबा के ना पक्ष में बात कर रही थी। मैं कहा ये तो गलत हो गया। हाँ, देखो कभी भी तो वहीं से पता लगा था कि बाइसनेस मतलब बहुत ज्यादा हो रही है। एक शब्द सुना होगा आपने, आजकल बहुत चलता है, सुना है ये शब्द एजेंडा। यस सर, यस सर। और कभी भी देखना, बिल्कुल पूनम जी की बात से मैं सहमत हूँ, कभी भी आप ऐसे बहस देखते हैं ना, तो आपको सब समझ में आता होगा कि उन लोगों का पहले एजेंडा तय होता है, वो सामने वाले को बोलने नहीं देते हैं। ये सुनो, यस सर। तो ये चीज ठीक है। अब देखो, तभी तो मैंने कहा था बेसिक पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अब देखो एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे, ये देखो जिम्बाब्वे यहाँ पे है ना, यस सर। और याद करिए एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा, ये केप ऑफ गुड होप का रास्ता है, मानते हैं ये बात? यस सर। अब मेरा आपसे प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पर वास्को ड गामा को कौन मिला था जिसने कहा था मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा? हाँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर ऐसे देखेंगे, एज पर राजीव एहर अब्दुल माजिद, एज पर सतीश चंद्र इब्न माजिद। जो लोग नहीं जानते इस बात को, एज पर स्पेक्ट्रम अब्दुल माजिद, मैं लिख रहा हूँ एज पर स्पेक्ट्रम यानी कि राजीव एहर क्या है, अब्दुल, और एज पर सतीश चंद्र माजिद, ठीक है। मैं चाहता हूँ कभी भी भगवान करे आप लोग मीन्स लिखें, GS1 के पेपर में हो सके तो इस तरह के कोट ना डाल दिया करना अलग पेन से, ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल कर लेना, तो इस तरह से दिखा देना, तो जो कॉपी चेकर होते हैं ना वो बड़े खुश हो जाते हैं, वो देखते हैं कि इस बंदे ने यहाँ तक रिसर्च कर रखी है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम के हिसाब से क्या नाम है इसका, और सतीश चंद्र जी के हिसाब से क्या नाम है? और आप जानते हैं ये दोनों ही प्रख्यात हैं, स्पेक्ट्रम भी प्रख्यात है और सतीश चंद्र जी भी आप जानते हैं, राइट? तो आ जाइए, तो यहाँ से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जिम्बाब्वे को हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कहेंगे या अनडेमोक्रेटिक कहेंगे, ठीक है? यानी कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्रसिद्ध सरकार है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र एक पॉपुलर गवर्नमेंट में आता है, पर हमें क्या दिख रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बन गई है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या बन गई है, डेमोक्रेटिक, ऑल दो यहाँ पर इलेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या है, इसमें सिंपल कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे हमारे ये भाई साहब हैं, ये हमारे मुगाबे साहब, मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं डिक्टेटर बनते जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पॉपुलर लीडर कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है जो आपको अपने इशारों पे नचाता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रही है, वो डिसाइड करेगा आपको क्या करना है, हर चीज। अब इसको ज्यादा बेहतर कैसे समझोगे, क्या भारत में ऐसा है? नहीं, भारत में तो ये बैठा हुआ है। क्या राज्य आपको रोक सकता है किसी फॉर्म भरने से? है ना, आपके पास बस बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी तरह से पक्षपात नहीं किया जाएगा। और यहां पर तो आपको पता है आर्टिकल 15 में तो सिर्फ 5 आधार हैं, यहां पे कितने हैं? 7। तो सोचो, वर्च्यू को बचाने के लिए, लोगों के क्षमता को बचाने के लिए 7 आधार बना रखे हैं। गॉट इट? चलिए, मुझे उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे आप लोग, यस सर। ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए ये बातें आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, इसमें वही बातें बता रखी हैं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये बता रखा है, जैसे जिम्बाब्वे में हम देख रहे हैं क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ एक रेमेडी जैसी बात कर रखी है, एक उपचार वाली बातें कर रखी है। क्या क्या रखा है कि जरूरी है कि जो हमारे नागरिक है, जो हमारे सिटीजन है, उनको कहीं ना कहीं कुछ बेसिक राइट्स दिए जाए, ठीक है। और उन राइट्स को जो दिए जाते हैं उनको हमेशा स्टेट ने रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर राज्य ने रिस्पेक्ट करनी चाहिए का मतलब होता है कि वो राज्य को कंट्रोल में रखेंगे, यानी कि रिस्पेक्ट करने का मतलब हो गया ये राइट्स हमारे कैसे बनाए जाएंगे, जस्टिसेबल कैसे बनाए जाएंगे। और आप जानते हैं जो भी राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, अगर राज्य उन राइट्स को छीनेगा, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये सुनो, बताना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं भारत में जो शिक्षा का अधिकार है, टेक एन एग्जांपल, मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है, उसको मैं क्लास 6 में एडमिशन कराने ले जा रहा हूं, सरकारी स्कूल में, क्लास 6 में। अब मुझे बताइए, सरकार जो है सरकारी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है, तो क्या मैं उनसे लिखित में जवाब मांग सकता हूं? क्यों नहीं दे रहा हूं? मांग सकता हूं ना, और उनको देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 86 अमेंडमेंट से शिक्षा क्या बन गई है, और फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन क्या है, आपने तो पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जस्टिसेबल का मतलब होता है स्टेट शुड रिस्पेक्ट द राइट। कौन सा राइट? अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से कौन सा राइट है? शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। क्या मेरी बात पकड़ पाए आप लोग? है ना। अब जैसे प्रॉपर्टी, सरकार आपसे प्रॉपर्टी छीन रही है, आप उसे लिख के दो, क्यों छीन रहे हो? क्या वो लिख के देंगे? नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, फंडामेंटल राइट। तो स्टेट उसकी रिस्पेक्ट मे भी ना करे। और यहां पर आगे क्या बता रखा है? क्वेश्चन था, सपोज लैंड एक्विजिशन होता है किसी प्रोजेक्ट हाँ जी, एंड मैं वॉलंटरीली मैं मना करता हूँ कि मैं अपना लैंड नहीं दूंगा, तो सर क्या सरकार धक्का कर सकती है या नहीं? सरकार सिर्फ आपको नोटिस देगी कि 15 दिन में खाली कर देना, अगर नहीं करोगे तो ये लैंड आपकी ले ली जाएगी। क्योंकि आज के समय में प्रॉपर्टी आपकी क्या बन चुकी है, सिर्फ राइट। लीगल राइट सिर्फ आपको इंडिविजुअल से बचा सकता है, इंडिविजुअल से आपको बचा सकता है, स्टेट से आपको नहीं बचा सकता। क्या मैं समझा पाया? यस सर। चलिए, अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला हिंदी वाले से देखेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ, इसको पढ़िए, शुरू करिए और मुझे बताइएगा। ये वाला पॉइंट आर्टिकल 19 की बात कर रहा है हमारे भारत के हिसाब से, और ये वाला पॉइंट हमारे आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। जरा पढ़ना शुरू करें और मुझे बताइए। हाँ, यही बात शुरू करिए पढ़ना। यस सर। जी सर।
अब आप देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी की जो किताबें पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बेसिकली ग्लोबली काम करती है, वो सिर्फ हमें संविधान सिखा रही है, डेमोक्रेसी सिखा रही है, सॉरी डेमोक्रेसी सिखा रही है, पर हम उसे लिंक कर रहे हैं अपने संविधान से, क्योंकि हमने अपना संविधान पढ़ा है। तो व्हाट आई मीन टू से, क्लास 9th का बच्चा और आपकी स्टडी में फर्क होगा। क्या क्लास 9th का बच्चा इसे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर पाएगा? बस ये चीज याद रखना, इसलिए मैं इसको बार बार लिंक करा रहा हूं हर चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, यहां पर बताया जा रहा है कि होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हम फिर लिंक करेंगे आर्टिकल 1 to 4, सुप्रीम कोर्ट, है ना, और आर्टिकल 2 and 4 क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और आप जानते हैं कहीं ना कहीं भारत में संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, और कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा रहता है। Yes, तो sir. इसीलिए आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास काफी पावर है, काफी रिट सुना होगा आप लोगों ने, यस और नो? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कहां से करता है? सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो ऑर्डिनेंस हो गया। ऑर्डिनेंस वाला हो गया ना, हाँ माफ कीजिएगा, ठीक है। और हाई कोर्ट 226 2 to 6, 2 to 6, ठीक है, वो मैंने ऑर्डिनेंस दिखा दिया था, माफ कीजिएगा। यहाँ पर रेट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है 32 से, और हाई कोर्ट किससे करता है? 2 to 6 से। एग्री करते हैं? ठीक है। और देखिए इससे आपको क्यों है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही रेट क्यों दे रखा है? क्योंकि इनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। ये लोग कहीं ना कहीं, आपने आए दिन सुना होगा कि डिप्टी साहब को हाई कोर्ट ने फटकारा, डीएम साहब को हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, सुना है ना ये बात? जी सर। तो ये जो हमारे संस्थान है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि ये जो जुडिशरी है, इसको इंडिपेंडेंट रखना बहुत जरूरी है। और इंडिपेंडेंट किससे? एग्जीक्यूटिव से। किससे? एग्जीक्यूटिव से इनको इंडिपेंडेंट रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा ये डायरेक्टली कहां मेंशन है? हमारे आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टली कहां मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, यहीं से मेरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपने मुझे बताना है ये किस पार्ट में आता है और किस चैप्टर में आता है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट का पार्ट क्या है और चैप्टर? प्लीज गाइस, थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, इस लेवल तक जाना है जो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो मैं चाहता हूं, आजकल बच्चों को भी, एसएससी वालों को भी पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में आता है, बट मैं चाहता हूं आप लोग यहां तक जाएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में मुझे भाग के साथ उसका अध्याय, यानी कि पार्ट के साथ उसका चैप्टर भी बताना चाहिए। एम आई क्लियर? Yes, sir. वरना प्री में रुक जाओगे, ठीक है। अब आगे की बात ये कह रहा है कि चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे, और इस बुक का ना क्लास 9 का चैप्टर 3 और चैप्टर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे साथ ही पढ़ेंगे, मेरे से आगे मत जाना प्लीज, ठीक है, मेरे साथ ही पढ़ेंगे। आइए अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब हमें कंडीशन बता रखी है कि जैसे इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन हो गए हैं, सरकार बन गई है, उसके बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लोकतंत्र जीवित है या नहीं है। आई रिपीट, मेरी बात फिर से सुनेंगे। मैंने कहा चुनाव हो गए बढ़िया तरीके से, फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, बढ़िया सरकार बन चुकी है बिना किसी दबाव के। फिर भी सरकार बनने के बाद, यानी कि इलेक्शन होने के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें ये हो सकता है कि वहां पर लोकतंत्र है या नहीं है, वो हमें समझना है। तो कुछ कंडीशंस हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कब है? रन आफ्टर द इलेक्शंस। अब हम वो देखेंगे, यानी कि सरकार जब बन गई है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, अब सरकार कुछ भी कर रही है, कुछ भी, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। कल सरकार बन गई, ठीक है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारे भारत की सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति है? क्या लिखा मैंने, देखो। अब सरकार क्या कर रही है? जैसे आर्टिकल, ये खाली हाइपोथेटिकल है समझाने के लिए, आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट से निकाल के कहां डाल रही है? लीगल राइट में। यानी कि सरकार पूरी बहुमत से आई है, और सरकार ने पूरा प्रोसीजर भी फॉलो किया है, लोकसभा में पास किया बिल, राज्यसभा में पास किया, और राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार से प्रभावित है। और इस तरह से हमें क्या दिख रहा है? हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट से निकाल के कहां रख दिया? लीगल राइट में। अगर सरकार ऐसा कर रही है, तो ये क्या जायज होगा? क्या ये लोकतांत्रिक है? क्योंकि इसको समझने के लिए मेरे जो पुराने आप लोगों ने, जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, और बाकी लोग भी इस बात को समझेंगे, याद करिए, क्या मैं कह सकता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म जो हुआ है, संविधान को जो जन्म हुआ है, वो एसओएन पे हुआ है। एसओएन याद है आपको? स्टेट ऑफ नेचर कहते थे इसको, क्या कहते थे? स्टेट ऑफ नेचर। इससे संबंधित 3 फिलोसोफर कौन कौन थे बताइए? एक तो हॉब्स हो गया, रूसो। वेरी गुड। जो लोग नए हैं बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग भी इसमें बिल्कुल सीख जाएंगे। बस इतना याद रखेंगे, स्टेट ऑफ नेचर मतलब होता था जो प्रकृति होती थी। जैसे आप जंगल में जाएंगे, आप और मैं मानते हैं, हम जिम कॉर्बेट पार्क घूमने गए, आप मेरे साथ घूमने गए, अब वहां पर आगे से शेर आ गए, जंगली लोग आ गए, वो आपको मार के खा जाएंगे, कोई उन पे केस बनेगा? नहीं, वहां पर कोई बचाने वाला नहीं था, प्रकृति जो थी पहले की ना, आदमी किसी को भी मार देता था। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, वो उसको मार रहा है, कोई पुलिस तो ना होती थी। तो स्टेट ऑफ नेचर मतलब जहां पर जंगल राज है। तो इस जंगल राज में सबसे प्रॉब्लम क्या थी? स्टेट ऑफ नेचर, इस जंगल राज में सबसे बड़ी जो एक गारंटी जिस चीज की नहीं थी, वो था जीवन, वो था लाइफ। क्योंकि जान है तो जहान है, कहते हैं ना, वो लाइन बिल्कुल सही है, जान है तो जहान है, तो लाइफ की गारंटी नहीं थी। इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, और किसका जन्म हुआ? संविधान का। एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच हुआ था? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो नॉर्मल पीपल है और एक जो रूलर बनेगा, ठीक है, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लोगों ने कहा हम अपने राइट्स आपको दे रहे हैं, हम अपने सारे राइट्स आपको दे रहे हैं, बदले में आप हमारे लाइफ को प्रिजर्व करिएगा। किसको प्रिजर्व करिएगा? और हमारे वहां लाइफ कौन सा आर्टिकल में? लाइफ कौन सा आर्टिकल में हमारा?
अब आप समझे कि जितना ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हुआ ही लाइफ के लिए, आपने हमारी लाइफ बचा के रखी है बस, राइट। तो इसीलिए आप सोचो सरकार क्या कर रही है, लाइफ को ही ले रही है, तो फिर ये फायदा क्या है, हमने अपने राइट्स आपको क्यों दे रखे हैं। हमारे जितने भी राइट्स आपको मिले हैं क्या वो एब्सोल्यूट है? यानी कि अगर आपके राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है तो यानी कि आपने अपने राइट्स की लगाम किसको दे रखी है, रूलर को, है ना, रूलर को। तो क्यों दे रखी है आपने, क्योंकि रूलर क्या करता है, आपको एक आपकी लाइफ को सुरक्षित करता है। सरकार पुलिस आपकी लाइफ को क्या करती है, सुरक्षित करती है, मानते हैं ना ये बात। पर मेरे एग्जांपल के हिसाब से याद करिए, मैंने आपको एग्जांपल में क्या दिया कि आर्टिकल 21 को क्या किया जा रहा है, सरकार ले रही है, फंडामेंटल राइट से हटा के क्या बना रही है, लीगल राइट। आप बताइए क्या ये लोकतंत्र होगा, सबको समझ में आया। तो इसीलिए यहां पर उम्मीद की जाती है कि सरकार क्या करेगी, कुछ बेसिक रूल्स का हमेशा आदर करेगी। इसीलिए केशवानंद भारती केस से क्या कॉन्सेप्ट बाहर आया, इसका मतलब ये हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कुछ बेसिक रूल्स का सरकार हमेशा आदर करेगी, नहीं करेगी तो हम उनको डंडा देंगे। और इसका डंडा आपने देखा, ये 99th अमेंडमेंट याद आ रहा, सरकार कहीं ना कहीं अपने पास जुडिशियल पावर भी लाना चाह रही थी। और लोकतंत्र की बुनियाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है, इंडिपेंडेंट, जो आर्टिकल कहां लिखा है, आर्टिकल 50 में भी हमें दिखता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही सब लोगों को? तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से इस स्लाइड से हमने क्या सीखा, इस स्लाइड से हमने ये सीखा कि सरकार अगर चुन के भी आ जाती है, फ्री और फेयर इलेक्शन के बाद आती है, उसके बाद भी सरकार का ये मतलब नहीं है सरकार कुछ भी कर ले। 1973 से पहले सरकार कुछ भी कर रही थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार तानाशाही दिखा रही थी, या सुनो अननेसेसरी लॉज पास कर रही थी। तो इसीलिए हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या लेके आई, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पर देखो आर्टिकल 29 आया है। आर्टिकल 29 का मतलब ये हो गया, आप जानते हैं अगर मैं माइनॉरिटी की बात करूं, माइनॉरिटी से रिलेटेड हमारे दो मुख्य आर्टिकल हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं वो, तो आप देखिए आर्टिकल 29 और 30 मतलब माइनॉरिटी। तो यहां पर ऐसा नहीं कि सरकार आई, क्योंकि देखो सरकार, लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमी क्या है, मैं आपके सामने ला रहा हूं, बताइएगा आपको ये बात समझ में आती नहीं आती, मुझे क्या बताइए, ये भी हाइपोथेटिकल है। मैं कह रहा हूं एक एग्जांपल लेते हैं, चंडीगढ़ का ले लेते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ में हम देखते हैं, और चंडीगढ़ की डेमोग्राफी मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पर 90% जो है वो हिंदू है, ठीक है, और मैंने कहा 10% यहां पर मुस्लिम है। अब मुझे बताइए, एक प्रत्याशी है यानी कि कैंडिडेट है राम, जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, और एक कैंडिडेट है रहीम, ठीक है। तो राम रहीम में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम वोट वर्च्यू के आधार पर नहीं देते हैं, कम्युनिटी के बेस में देते हैं। ये कमी है नहीं लोकतंत्र में, बिल्कुल है। तो ऑब्वियसली जीतेगा कौन, और राम के जितने भी इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो भी सब क्या होंगे, मोस्टली। और आपको पता है फिर नुकसान किसको होने वाला है, क्यों हो रहा है मुस्लिम्स को नुकसान, बिकॉज दे आर अल्पसंख्यक, क्या है ये, तो इसीलिए लोकतंत्र में सबसे ज्यादा कौन पिस जाता है, माइनॉरिटीज। तो इसीलिए यहां पर ये कहा गया है कि सरकार की यानी कि जिम्मेदारी होगी कि वो किसकी रिस्पेक्ट करेगी, किसको गारंटी देगी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज याद है। और ऑफिस बेरर का यहाँ पर मतलब है जो मंत्री लोग होते हैं, मंत्री के पास अपना ऑफिस होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री का अपना ऑफिस होता है, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर का अपना ऑफिस होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है उनकी भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, संविधान के प्रति, संविधान के प्रति, और किसके प्रति, लॉ के प्रति। सबको समझ में आ गया यहाँ तक, हाँ सर जो ये पॉइंट है फर्स्ट वाला, इसमें वो एससी एसटीज वाला एक्ट भी तो डाल सकते हैं। बिल्कुल, पूरा एक्ट बताओ क्या था, एससी एसटी एक्ट, आगे 1969 का था शायद वो, वाह, कौन बताएगा, 1989, और जिसका एक और नाम है, क्या नाम है, पोआ एक्ट ऑफ 1980 नहीं। अब आप देख रहे हैं मेंस लिखना कितना आसान होता है, बस थोड़े बहुत फैक्ट हमें पता होने चाहिए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत लिंकिंग, मेंस आपका तैयार, यस और नो। चलिए अब आर्टिकल 3 to 4 क्या बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर आप ध्यान से समझोगे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता क्या है, जैसे चुनाव के नतीजे आते हैं तो वो पब्लिक में ओपन करता है, यानी कि पब्लिक को पता होना चाहिए, यानी कि वो अकाउंटेबिलिटी दिखाता है ना टुवर्ड्स पब्लिक। और वो पब्लिक के अलावा भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है संसद को, आपने देखा होगा हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एनुअल रिपोर्ट लाते हैं, और उनकी रिपोर्ट को कौन रखता है, राष्ट्रपति पार्लियामेंट में रखते हैं, मानते हैं ये बात, मैंने क्या बोला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी एनुअल रिपोर्ट लाता है, सालाना एक अपनी रिपोर्ट लाता है, और इस रिपोर्ट को सदन में यानी कि संसद में, आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा कौन प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति। सर इस रिपोर्ट में होता क्या है, सारा डिटेल, सारा मतलब हमने क्या किया, किसने क्या क्या किया था, किस मंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, कितना हमने फंड इस्तेमाल किया, जैसे अलॉट होते हैं ना बजट, यस सर, ये सारी डिटेल होती है, सारा करते हैं ये लोग। और ये लोग कहीं ना कहीं स्टेट के हिसाब से ये भी बता देते हैं कि भैया इस स्टेट में ज्यादातर सबसे ज्यादा करप्शन होता है इलेक्शन के दौरान। सर पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल होती है ये, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो मैं इतना बता पा रहा हूं, क्योंकि आप कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट में जाएंगे आपको जो मैं बता रहा हूं सारी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो समझ रहे हैं। तो यानी कि देखो हमारे लोकतंत्र में ये भी जिम्मेदारी है कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसको हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी, और अकाउंटेबिलिटी लोगों के लिए भी होनी चाहिए, और जो आपस में जुड़े हुए इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं इंडिपेंडेंट ऑफिस है जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो अपने आर्टिकल 1 to 4 में आता है। अब मुझे बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट चेक नहीं कर सकता, मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एमपी से रिलेटेड केस चला गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका कोई केस चल रहा है, उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं देख सकता, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट किसकी रिपोर्ट ले सकता है, कंसीडर कर सकता है, ठीक है। एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल भी होते हैं, मतलब एक जो अपनी डेटा शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो व्हाट आई मीन टू से यहां से हम क्या सीखे, हमसे यहां से ये सीखने में आया कि चाहे इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने में इंडिपेंडेंट है, ये सुनो, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने में इंडिपेंडेंट है, इस तरह से जैसे फाइनेंस कमीशन भी हम इंडिपेंडेंट ही रखेंगे क्योंकि आर्टिकल 280 में आता है। तो ये ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, नहीं भैया, एक दूसरे को क्रॉस चेक जरूर करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस चेक जरूर करेंगे, पर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक दूसरे को क्रॉस चेक करेंगे पर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? जी सर। चलिए गुड, बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि इसमें एक सिंपल सी बात क्या रखी है, क्या कह रखा है कि फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। सिंपल सी बात है, यहां पर बता रखा है कि जो लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र से बनी हुई जो सरकार है, लोकतंत्र से बनी हुई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। मानते हैं ये बात? कोई सरकार चुनाव से बनी है, लोगों ने भाग लिया है, तो क्या उसे मैं तानाशाही बोलूंगा या उसे लोकतांत्रिक सरकार बोलूंगा? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, सबको समझ में आ गया। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं भारत में लोकतांत्रिक सरकार है ना? अब भारत में अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतांत्रिक सरकार का एक नियमबद्ध, यानी कि उनको एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, तभी वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी। इसीलिए आपने देखा है ऑल्दो हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो लोगों ने चुनी है, और हम ये भी कहते हैं डेमोक्रेसी में रियल पावर किसके पास होती है? लोगों के पास। फिर मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी में रियल पावर किसके पास होती है? लोगों के पास। एग्री करते हो ये बात? तभी तो हम उसको लोकतंत्र कहते हैं, लोगों का तंत्र। अब अगर लोगों ने ही अपनी पावर किसी को दे दी है सरकार बनाने को, तो सरकार के पास तो पूरी पावर आ जानी चाहिए, सरकार कुछ भी कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता है। चाहे वो लोकतंत्र है, पर जो सरकार बनी हुई है वो भी एक नियम के हिसाब से चलेगी, और ये सारे के सारे नियम आपके सामने दिख रहे हैं आपको, आपके संविधान के हिसाब से देखो। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? केवल प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? हेड ऑफ दी। और 75(3) क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होगा? लोकसभा के लिए। तो यानी कि चाहे लोकतांत्रिक सरकार बनी हुई है, फिर भी वो चलेगी एक नियमों से, और वही नियम कहां बैठे हैं? संविधान में। और संविधान के नियमों को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, ठीक है। और व्हाट आई मीन टू से, इसीलिए भारत का संविधान, माफ कीजिएगा, भारत के लोकतंत्र को इतना मजबूत क्यों बताया गया है? क्योंकि लोकतंत्र में जितनी भी विशेषताएं होती हैं सारी भारत में दिखती है। ये भी तो विशेषता दिखती है, सर्वोपरि संविधान। संविधान। तभी तो आपने सुना होगा ना, जैसे लोग कहते हैं भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पर अब जैसे जो लोग नए होते हैं वो सोचते हैं कि सबसे बड़ा इसका जो आकार है इसलिए बड़ा है, यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या है। नहीं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोकतंत्र को अभी तक जितना भी परिभाषित किया गया है, जितने भी लोकतंत्र में पॉइंट है, वो सारे के सारे भारत में ही दिखते हैं। इसलिए तो भारत को कहते हैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। जैसे मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा है, वो लोग सोचते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए ये लोकतांत्रिक सबसे बड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी भी देश को पकड़ लो यार, किसी भी देश को, क्योंकि देखो यूएसए में भी हम कहते हैं डेमोक्रेटिक है वो, पर यूएसए में अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल सेपरेट है। ये सुनो, एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट रिस्पांसिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव। क्या मैं सही कह रहा हूं? यूएसए के लिए Yes. तो यूएसए, और मैंने ये पढ़ा कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। तो इसीलिए आप मुझे अभी तक अभी लिखा हुआ आएगा, कभी पूछ दिया जाएगा आपसे कहीं पर भी कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसका क्या मतलब होता है? क्या आप समझा पाएंगे? और अगर अच्छा मीन्स लिखना है तो समझाने का तरीका होता है, कोई भी लाइन लिखते हैं उससे रिलेटेड एक आर्टिकल डाल दो, तब आपके मेन राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्या मैं समझा पाया? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब इसकी समरी देख लीजिए जो अभी तक हमने पढ़ा। अब ये समरी को जरा खुद पढ़िए और मुझे बताइए समझ में आया नहीं, क्योंकि समरी है। पढ़िए जरा, शुरू हो जाएंगे इंग्लिश और हिंदी वाले। यस सर। बाकी ज्योति जी, ज्योति जी लाइन में हैं आप? यस सर। तो यहां पर क्या सीखा हमने? एक समरी आपको दिखा रही है कि केवल चुनाव होना, या कोई राजा, रिपब्लिक है, राजा रिपब्लिक तो आप जानते हैं, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। केवल रिपब्लिक होने का ये मतलब नहीं है कि हम लोकतांत्रिक हैं, आज भी याद रखना। तो इसलिए हम तभी तो करते हैं रिपब्लिक को, हम ये रिपब्लिक है सामने, इसके बाहर हम एक और सर्कल बनाते हैं और बाहर सर्कल में लिखते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि रिपब्लिक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यार आवाज कैसे आ रही है? मेरे वहां तो वाईफाई बंद हो गया भाई। अच्छा चल रहा है वाईफाई? वाह, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ये हो गया। तो यहां पर हमने देखा, तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि 4 फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। देख लो 4 फीचर, फटाफट पढ़ लो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनको। पढ़ो, शुरू हो जाइए, कहीं भी डाउट है पूछिए। 4 के 4 फीचर हम पढ़ चुके हैं। यस सर। अब देखो, जब हमने इसको पढ़ लिया तो हम क्या करेंगे? इसको लिंक करेंगे, ठीक है, लिंक करते रहेंगे। सबसे पहले क्या है? लोगों द्वारा चुने गए शासक सभी प्रमुख निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, आप मुझे बताइए, कल भगवान करे आप लोग डीएम एसडीएम बन जाएं, हम सब बने, कल हम एसडीएम डीएम बनते हैं, तो आप बताइए हम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे या मिनिस्टर हमें रिपोर्ट करेगा? सर हम मिनिस्टर। और लोगों द्वारा कौन चुना हुआ, डीएम या मिनिस्टर? मिनिस्टर सर। तो यानी कि मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है ना डीएम को। तो ये यहां से ये बात समझ में आ गई। यस तो सर। यहां से हम क्या सीखे? लोकतंत्र में लेजिस्लेटिव्स आर ऑलवेज मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव। दूसरा देखते हैं,
आगे क्या है, दूसरा वाला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो आपने देखा होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, आर्टिकल 325, 326, आर्टिकल 324, 324 के आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पूरा ध्यान देता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है, आचार संहिता लगाता है। 326, 325 आपको पता है इलेक्टोरल रोल में किसी भी तरह की धांधली नहीं हो सकती है ना, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यस और नो? तो ये सब चीजें भारत में दिखती हैं आपको। तो ये सब चीजें जब और इवन भारत में तो आपको पता है अच्छी तरह आपको पता है कि मुझे बताइए 52nd अमेंडमेंट से क्या जुड़ा एंटी इलेक्शन लॉ है ना, अगर कोई गड़बड़ करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको पनिश भी किया जाएगा। यस और नो? जिससे कि क्या रहे, चुनाव बिल्कुल क्या रहे, फ्री एंड फेयर। आगे देखते हैं, चलो ये भी हमें समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा वाला क्या है कि हमारे वहां दिखता है वन वोट वन वैल्यू। यस और नो? हमारे वहां वन वोट वन वैल्यू दिखता है और हमारे पास सब लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। जैसे हमने अरब का देखा था ना, अरब में महिलाओं को कब अलाउ किया गया वोट के लिए, 2015 में। तो भारत में तो कभी ऐसा नहीं किया ना, भारत में तो हमेशा है। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में आपको क्या मिलेगा, जो अभी हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे नियम है, खासकर 75 का क्लॉज 3 है ना, 74 हो गया, यानी कि चाहे आपकी सरकार आ भी जाती है तो सरकार फिर भी किसके हिसाब से काम करती है, संविधान के हिसाब से। क्या मैं समझा पाया? यस सर तभी मैंने कहा ये देखो, ये जब सारे के सारे गुण जो हैं, ये चार के चार जो गुण आपको दिख रहे हैं, ये अगर कहीं आपको दिखेंगे तो वो प्योर लोकतांत्रिक होगा। और चार के चार गुण मैंने आपको भारत के संविधान में दिखा दिए विद आर्टिकल्स। यस और नो? Yes, sir. इसी आधार पे हम कहते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, इसीलिए तो भारत अभी तक खंडित यानी कि डिवाइड नहीं हुआ है, अखंड है। क्योंकि अगर हम इनमें से कहीं पर भी लोकतंत्र को कम कर देंगे ना, तो बिलीव मी कम्युनल राइट्स हो जाएंगे भारत में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लोकतंत्र, यू नो। चलिए, अब ये तो इसका रिवीजन है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, फिर हमारा आएगा वाई डेमोक्रेसी। अभी हमने देख लिया डेमोक्रेसी क्या होती है, अब सीख गया ना हम लोग डेमोक्रेसी क्या होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है व्हाट इज डेमोक्रेसी समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी एक तंत्र है, लोकतंत्र एक तंत्र है, और तंत्र में अलग अलग अंग होते हैं। तो इस तंत्र में 4 अंग होना अनिवार्य होता है, तभी वो पूर्ण तरह लोकतंत्र होगा। ज्यादा हिंदी तो नहीं हो रही है, नो सर इसमें 4 अंग होंगे, ठीक है। और ये 4 अंग आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए, और इसको आपने लिंक करना आना चाहिए, आपका अच्छा खासा मेंस तैयार। चलिए, अब कोई क्वेश्चन किसी का, क्या मैं साइन आउट कर सकता हूँ? और कल का बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल का बड़ा इंटरेस्टिंग है। और याद रखिएगा, ये वाली क्लास सिर्फ मंडे टू थर्सडे मिलेगी, ठीक है आप लोगों को। और अप्रैल से आपका सीसेट भी शुरू हो रहा है, मैंने कल अपडेट कर दिया, राइट। Okay, sir. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, थैंक यू सो मच गाइस।